मुस्लिम समुदाय के बोहरा, पसमानदा और पढ़े लिखे लोगों तक हमें सरकार की नीतियां लेकर जानी है। हमें समाज के सभी अंगों से जुड़ना है और उन्हें अपने साथ जोड़ना है। 17 जनवरी 2023 को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है। इससे करीब 6 महीने पहले 3 जुलाई 2022 को हैदराबाद में आयोजित बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने पसमानदा मुस्लिमों के लिए स्नेह यात्रा की घोषणा की थी। इस यात्रा का मकसद पसमानदा मुस्लिमों के घर घर पहुंचकर बीजेपी से जोड़ने की पहल करना था। सवाल उठता है कि क्या बीजेपी को मुस्लिम वोटों की जरूरत है? कौन है पसमानदा मुस्लिम जिन्हें बीजेपी रिझाने की कोशिश कर रही है? क्या पसमानदा मुस्लिम बीजेपी खेमे में आ सकते हैं? बताएंगे आपको। आप देख रहे हैं अनएक्सप्लेनर, मैं हूं रुचितवी। पसमानदा शब्द फारसी भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है समाज में पीछे छूट गए लोग। भारत में पिछड़े और दलित मुस्लिमों को पसमानदा कहा जाता है। बता दें कि हिंदुओं की तरह मुस्लिम समाज भी जातियों में बटा है। जो मुस्लिम जातियां सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी है, उन्हें पसमानदा मुस्लिम कहते हैं। इनमें वो जातियां भी शामिल हैं जिनसे छुआछूत होती है, लेकिन ये हिंदू दलितों की तरह अनुसूचित जातियों यानी कि एससी की सूची में नहीं शामिल होती है। अलग अलग जातियों में बटे पिछड़े मुस्लिमों को जाति से जमात की नीति पर एकजुट करने के लिए पसमानदा शब्द की शुरुआत हुई थी। अब भारतीय मुस्लिमों में पसमानदा मुस्लिमों की आबादी 80% से ज्यादा है। बीजेपी पसमानदा मुस्लिमों को साधने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पसमानदा के लिए बीजेपी कई कार्यक्रम आयोजित करने के साथ ही स्नेह यात्रा भी निकाल चुकी है। ऐसे इसलिए क्योंकि पसमानदा की एक शिकायत रही है कि अशरफ लोग सत्ता में रहते हैं। पसमानदा की शिकायत को दूर कर बीजेपी इस समुदाय के कुछ लोगों को अपनी ओर खींच सकती है। बीजेपी की राजनीति काफी फ्लेक्सिबल यानी कि लचीली रही है। एक वक्त था जब एनडीए बनाने के लिए बीजेपी ने अनुच्छेद 370 और राम मंदिर जैसे मुद्दों को साइड कर दिया था, लेकिन सत्ता में आते ही सबसे पहले यही काम किया। ऐसे में बीजेपी को अगर दिखाई देगा कि उसे पसमानदा का थोड़ा बहुत भी वोट मिल सकता है, तो लोगों को बीजेपी का बदला रूप भी देखने को मिलेगा। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी मुख्य तौर पर 2 वजहों से पसमानदा मुस्लिमों को साध रही है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इमेज चमकाने के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है, और दूसरा, बीजेपी को जीतने के लिए नहीं बल्कि वोट शेयर बढ़ाकर सत्ता में मजबूती से आने के लिए पसमानदा मुस्लिमों को साधने की कोशिश कर रही है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 45% मुस्लिम आबादी वाली रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी को 42,000 वोटों से जीत मिली थी। मुस्लिमों के गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ उपचुनाव में भी 13 साल बाद बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब रही है। बीजेपी ने दावा किया था कि यूपी विधानसभा चुनाव में 8% पसमानदा का वोट बीजेपी को मिला है। इसके अलावा CSDS लोक नीति सर्वे 2022 ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 8% पसमानदा मुस्लिमों ने यूपी विधानसभा में बीजेपी को वोट दिए। इसकी वजह से कई सीटों पर बीजेपी की जीत में पसमानदा ने अहम भूमिका निभाई है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में 34 मुस्लिम विधायक जीतकर लखनऊ पहुंचे हैं, जिनमें से 30 विधायक पसमानदा हैं। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में पसमानदा मुस्लिम 18% है। ऐसे में साफ है कि स्नेह यात्रा के जरिए बीजेपी न सिर्फ 80 लोकसभा वाले यूपी बल्कि बिहार, बंगाल, झारखंड जैसे राज्यों में भी राजनीति साधने की कोशिश कर रही है। 2010 में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बिहार में 2/3 से अधिक बहुमत के साथ बनी थी। नीतीश कुमार के सुशासन और माफिया को खत्म कर कानून व्यवस्था को मजबूत करने के चुनावी नारे उन कई कारणों में से एक थे जिनकी वजह से उनकी जीत हुई। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने जातिगत समीकरणों को काफी शानदार तरीके से साधा था, जिसके चलते पसमानदा मुसलमानों ने आरजेडी और एलजेपी के बजाय एनडीए को वोट दिया था। सूत्रों की माने तो 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए के सहयोगी पार्टियां अन्ना द्रमुक, अपना दल, निषाद पार्टी, जेजेपी, राष्ट्रीय लोजपा, बीपीएफ, एजीपी, आईपीएफटी आदि पसमानदा मुस्लिम समुदाय को जोड़ने के लिए अन्य छोटे सहयोगियों के माध्यम से अपने मास्टर प्लान को लागू करेंगे। यानी चुनाव में ये पार्टियां पसमानदा समुदाय के नेताओं को मुस्लिम बहुल सीटों पर उनके चुनाव चिन्ह पर टिकट देंगे। भले ही ये पार्टी चुनाव न जीत सके, लेकिन मुस्लिम वोटों को बांटने और विपक्षी दलों को कमजोर करने में अहम भूमिका निभाएंगी। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद पसमानदा मुस्लिमों के भारतीय राजनीति में हिस्सेदारी को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1947 से लेकर 14वीं लोकसभा तक
कुल 7500 सांसद बने, जिनमें से 400 मुस्लिम थे। हैरानी की बात यह है कि इनमें से 340 सांसद अशरफ यानी कि उच्च मुस्लिम जाति के थे और सिर्फ 60 मुस्लिम सांसद पसमानदा समाज से रहे हैं। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के संस्थापक अली अनवर अंसारी के मुताबिक देश के 18 राज्यों में जहां भी मुस्लिम आबादी है हर जगह पसमानदा है, लेकिन 5 राज्यों में यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल और असम में इनकी संख्या ज्यादा है। इन 5 में से 3 राज्यों में अभी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकार है, जबकि 2 राज्यों में से एक में टीएमसी और दूसरे में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है। 2011 जनगणना के मुताबिक इन 5 राज्यों में मुस्लिम आबादी की बात करें तो यूपी में 19.26%, बिहार में 16.87%, बंगाल में 27.1%, झारखंड में 14.53% और असम में 34.22% मुस्लिम हैं। इनमें ज्यादातर संख्या पसमानदा मुस्लिमों की है। इन राज्यों में 190 से ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, इसलिए बीजेपी 2024 को ध्यान में रखते हुए यहाँ पसमानदा को साधने में लगी है। इसके अलावा दक्षिण भारत में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी पसमानदा मुस्लिमों की अच्छी खासी तादाद है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 1936 में जब अंग्रेजों के सामने ये मामला गया तो एक इंपीरियल ऑर्डर के तहत सिख, बौद्ध, मुस्लिम और ईसाई दलितों को बतौर दलित मान्यता दी गई, लेकिन इन्हें हिंदू दलितों को मिलने वाले फायदे नहीं दिए गए। 1950 में आजाद भारत के संविधान में भी यही व्यवस्था रही। हालांकि 1956 में सिख दलितों और 1990 में नव बौद्धों को दलितों में शामिल तो कर लिया गया, पर मुस्लिम दलित जातियों को मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होने के बाद ओबीसी लिस्ट में ही जगह मिल पाई। इसलिए कमीशन की रिपोर्ट में दलित पसमानदा मुस्लिमों को एससी में शामिल करने का सुझाव दिया गया। अब सवाल ये है कि क्या पसमानदा समाज नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों और हिंदुत्व ब्रिगेड की ज्यादतियों को भूल जाएगा? क्या बीफ और धर्म के नाम पर मुसलमानों के उत्पीड़न को किनारे कर दिया जाएगा? क्या नरेंद्र मोदी की बातों का हिंदुत्व ब्रिगेड पर असर होगा? बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के गुंडों पर लगाम लगेगी? ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एन एक्सप्लेनर। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।